नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था जो बिहार में लगभग कई वर्षों से है, कई वर्षों से कहने का मतलब है कि जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे उनका ही यह व्यवस्था का जन्म किया हुआ है। उसके बाद से लोग मांग करते रहे वेतनमान का, लेकिन नहीं हुआ। इसी वित्त रहित शिक्षा के खिलाफ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और वो भी इस कार्य को अमली जामा नहीं पहना पाए। अभी सभी लोग दुर्गा पूजा मनाने में लगे हैं और वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था के जो लोग हैं, वो शिक्षक हों या शिक्षणेतर कर्मचारी हों, वो सभी सड़कों पर आंदोलन में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम शिक्षक नेता सह सारण के पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी भी शिक्षकों के लिए कार्य करते रहे। इनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र आनंद पुष्कर जी भी शिक्षकों के लिए लगे हुए हैं, शिक्षकों के काम को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद पुष्कर जी जो सारण के पूर्व विधान पार्षद प्रत्याशी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्र की शुभकामना भी देता हूँ। धन्यवाद। और यह महीना बहुत पवित्र महीना है जी। और हम लोग एक पवित्र महीने में बैठे हुए हैं और जिस संवाद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वह समाज के लिए और शिक्षा के लिए भी बहुत पुण्य प्रताप का काम है। और आपने जो एक चर्चा की है कि यह जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, तो मैं इस पे थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना चाहता हूँ विस्तार पूर्वक कि देखिए, वित्त रहित शिक्षा नीति तो एक इस समाज के लिए कलंक है। मतलब ये सरकार हो, समाज हो, इस नीति ने जो बनाई गई थी, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ शिक्षा और शिक्षकेतर कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और वैसे शिक्षक जो समाज को बनाने का और संवारने का काम करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो बताते हैं, वैसे लोगों को उनका पारिश्रमिक शुल्क ना मिले, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं एक प्रसंग की चर्चा करूंगा। मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे, महासचिव भी थे, सारण के शिक्षकों के और पूरे देश भर के बिहार के शिक्षकों की एक बड़ी आवाज़ भी थे। और 2/10/1980 जिस प्रसंग की चर्चा आपने किया है, देखिए, किसी भी सरकार के पास में इतने तंत्र नहीं होते हैं कि वो शिक्षा जैसी संस्थानों को खोल पाए। और पिताजी की एक लंबी लड़ाई भी रही है, शिक्षकों की लंबी लड़ाई भी थी। और जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार भी बनी जिसमें 2/10/1980 को राजकीय विद्यालय बहुत कम खुले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय खुले जो राजकीयकृत विद्यालय हुए और बाद में सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। और सरकार ने जब अधिग्रहण किया तो विद्यालय भी सरकारी हो गए और शिक्षक भी सरकारी हो गए। दूसरा, आप जानते होंगे कि जितने भी अब प्रोजेक्ट गर्ल्स बालिका या प्रोजेक्ट विद्यालय जो खुले और बने, उस विद्यालय में भी जो कार्यरत शिक्षक रहे हैं उसका भी सरकारीकरण का काम मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने ही कराया है। दूसरी बात थी कि जब 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार जब बिहार में बनी, तो मेरे पिताजी का ही ध्यानाकर्षण था 2007 में, जो उनके ध्यानाकर्षण पे सरकार ने स्वीकार किया और वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रोविजंस बनाया और अनुदान की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया और अनुदान की परिपाटी की शुरुआत भी हो गई। उस समय बिहार में नए सिरे से सरकार बनी थी, नए सिरे से काम भी हो रहा था। और उस प्रसंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी समय नियोजित शिक्षकों की भी बहाली हुई 2006 में। संस्कृत मदरसा में कार्यरत शिक्षक थे, वो भी काम कर रहे थे। और सभी शिक्षकों का एक मांग था कि करो मुझे सरकारी, मुझे दो मेरा सम्मान, मुझे दो मेरा अधिकार, मुझे दो वेतनमान। और मेरे पिताजी बराबर कहते भी थे, लगातार इस बातों को कहते थे, बोलते भी थे कि पहले जो मिले उसको हासिल करो और आगे के लिए संघर्ष करो। वो उस नीति पे बराबर चलते थे, उस विचार पे बराबर चलते थे।
आपको ज्ञात होगा कि 2015 में सभी शिक्षकों का एक वेतनमान मिला, चाहे वह संस्कृत के हो, मदरसा के हो, उन शिक्षकों को वेतनमान मिला, नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिला। मांग हमारी कहीं थी, लेकिन कुछ सरकार ने उसमें कटौती भी की, क्योंकि सरकार तो बराबर काटती ही छांटते रहती है। और उस समय जब 2007 में अनुदान मिला तो अनुदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, वित्त रहित से चलिए वित्त सहित में परिवर्तन भी हो गया। लेकिन मेरी लड़ाई यहीं तक नहीं थी। हम लोग यह चाहते थे कि इन विद्यालयों को भी करो सरकारी। जो विद्यालय छूट गए थे उस परिदृश्य में, या जो शिक्षक छूट गए थे उस परिदृश्य में, उन शिक्षकों को भी सरकारीकरण करने की बात हम लोग आज भी कर रहे हैं, उस समय भी करते थे। तो एक सुखद संदेश अभी मिला। एक सुखद संदेश मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि हम लोग भी मानव हैं। हम लोग देखते हैं कि जब करने की कुछ इच्छा शक्ति बनती है तो डिपार्टमेंट या सरकार जो होता है एक संकल्प तैयार करता है करने की। जैसे आपका मेरा एक संवाद इंटरव्यू करने का आपका इच्छा जारी हुआ, आप हमारे यहाँ चल के आए, तो एक कहीं ना कहीं करने की अगर कुछ मनसा आती है तो लोग या सरकार हो या डिपार्टमेंट हो या लोग हो उसको विचार करती है। तो मैंने देखा कि कल के परिदृश्य में हमारे जितने भी वित्त रहित साथी थे वो सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग सड़कों पे थे, क्योंकि एक यही वर्ग जो है जो बिहार की शिक्षा में कलंक के स्वरूप में सबसे पीछे अपने आप को सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हुआ मान रहा था। और इसका दुर्भाग्य यह रहा है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने हमारे इस संस्था से जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो वित्त अनुदानित जुड़े हुए लोग हैं या वित्त रहित के जो लोग हैं, सभी लोग आज भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कई उनके संगठन भी बैठे हुए हैं, कई संगठनों की इसमें मांग रही है, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार यह आवाज़ को भी उठाया जा रहा है, चाहे वह सरकार में रहने वाले लोग हों या विपक्ष के लोग हों। ये लगातार उन सवालों को एक मंच पे आकर रख रहा है कि जो यह वर्ग पीछे रह गया है उस वर्ग को आगे लाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, मैं भी गया था गांधी मैदान में, हमारे शिक्षकों ने मुझे बुलाया था। और जब मैं गया वहाँ तो वहाँ मैंने जाके उन लोगों को कहा कि मेरी प्रयास रहेगी कि आपकी जो मांग है कम से कम इन मांगों को मैं सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करूं। और बीच में मैं जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मिलके मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने कहा कि आपकी सरकार और आपकी ही रिकमेंडेशन के बाद इनको अनुदान की राशि दी जा रही है, कहीं ना कहीं आप अनुदान दे रहे हैं। 1450 या 1500 जितने माध्यमिक के हो, इंटर के हो, डिग्री कॉलेज के संपूर्ण संस्थाएं जो बनी हुई है, उस संस्थाओं में पूर्वजों के द्वारा बड़ी बड़ी ज़मीनों को राज्य सरकार को दान दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं उस समय के लोगों ने यह देखा और अपने संस्थानों के लिए बेशकीमती ज़मीन को दान दिया। एक परिपाटी की शुरुआत की, एक नींव को रखा, गरीब बच्चों को और प्रभु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम उन लोगों ने शुरू किया। तो क्या सरकार की यह विचार नहीं बनती है कि वैसे शिक्षकों को हमें वेतन देना चाहिए? मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने पदाधिकारी अनुपम बाबू को भी उन्होंने कहा, निर्देश भी दिया और एक प्रक्रिया की शुरुआत वहाँ से हुई। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय का, शिक्षा समिति से जुड़े हुए सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने लगातार इन सवालों को सरकार के समक्ष उठाने का काम किया है, उनके सवालों को रखा है। चाहे हमारे सीतामढ़ी के आदरणीय हमारे अभिभावक देवेश ठाकुर जी भी हैं, उन्होंने भी लगातार इन सवालों को उठाया है। मेरे पिताजी के साथ लगातार वो संघर्ष भी करते रहे हैं, वित्त रहित के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। तो एक संजोग भी अच्छा बना और सीएम ने सारी बातों को सुना भी। और जब मैं गया था गांधी मैदान में, तो गांधी मैदान में जब मुझे शिक्षकों ने बुलाया तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी मैं बात करूंगा। और जब मैं मुख्य सचिव महोदय से मिला और सारे डाटे को बना के जब मैंने उनके समक्ष में रखा, तो उन्होंने अपने हृदय की बात को भी कहा कि पुष्कर जी मैं इसको करना चाहता हूँ। और आपने देखा कि कल एक सुखद परिणाम भी सामने आया, एक समिति का निर्माण भी हुआ, वरीय पदाधिकारियों के ये में एक समिति बनी है जिसमें विकास आयुक्त भी हैं,
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वित्त विभाग के भी सचिव हैं, बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, आपके माध्यमिक के निदेशक हैं, प्राइमरी के निदेशक हैं। तो एक अच्छी समिति जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है और वो समिति अब अपना वर्किंग काम शुरू करेगी। हर महीना उनकी बैठक भी होगी, वो सभी विषयों की समीक्षा करेगी और विषयों की समीक्षोपरांत वो देखेगी कि राज्य सरकार कितने अनुदान की राशि दे रही है, विद्यालय के क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या विद्यालय पीछे रह गया है, क्या विद्यालय में और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराने की आवश्यकता है, किस तरह से शिक्षकों के मानदेय को, उनके अनुदान को वेतनमान में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इन प्रक्रियाओं पे एक समेकित रूप से सभी डाटा को लिया जाएगा और सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, शिक्षा प्रेमी लोग हैं, शिक्षावृत्त लोग हैं, वो अपने विषयों को लिख के भी देंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समिति को यथाशीघ्र, जब समिति बनी है तो कुछ करने के लिए बनी है, सरकार की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि मैं कुछ करूं। तो जब करने की इच्छा शक्ति प्रबल हो गई है और समिति का जब गठन किया गया है, वो भी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो मुझे लगता है कि परिणाम भी हम शिक्षकों के समक्ष में ज़रूर आएगा, हम लोग के पक्ष में भी आएगा। और मुझे लगता है कि यह अनुदान नहीं वेतनमान की जो हम सबों की लड़ाई है, गैर शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, जो गड़बड़ा रही है, उसको भी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया जाए, उसमें उसका निर्माण भी किया जाए और उन विद्यालयों को भी सरकारीकरण किया जाए और शिक्षकों को भी सरकारीकरण किया जाए, उनको उनका वेतनमान भी दिया जाए। यही मूल प्रश्न था और एक सकारात्मक पहल जो है सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं और उस समिति से भी आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र आप बैठक कीजिए और सभी डाटास को आप लीजिए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में तेज़ गति लाइए, ताकि जो वर्षों से प्रतीक्षारत हमारे जो शिक्षक हैं उनको उनका वाजिब अधिकार मिल सके। सर, बहुत समय से ये विद्यालय चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी शिक्षक या स्टाफ होंगे जो काम कर रहे थे और उन या तो वो रिटायरमेंट के एज पार कर गए या उनका देहांत हो गया, तो उनके जगह क्या, जैसे सरकारी नौकरियों में, पुराने नौकरियों में एक व्यवस्था दी थी पूर्ववर्ती सरकार ने कि उन्हें ये दिया जाए, अनुकंपा दिया जाएगा अगर काम के दरमियान अगर उनकी मौत होती है तो क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ है? जैसे बहुत से पिताजी कर रहे थे, वो चले गए, अब उनका लड़का इसमें लगा हुआ, तो ऐसे लोगों को क्या लाभ मिलेगा इसमें? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल आपका है, लेकिन इसमें एक मूल प्रश्न यह बनता है कि अभी तक जो नीति का निर्धारण होना चाहिए था, वो नीति का निर्धारण अभी तक हो नहीं पाया है। अभी सरकार ने इसमें कोई पॉलिसी या नीति बनाया नहीं है। सरकार ने बस एक प्रोविजंस बना दिया कि हम लोग जो है कि अनुदान की प्रक्रिया करेंगे, अनुदान हम लोग देंगे। लेकिन अभी जो ये समिति जो बनी है, उस समिति के समक्ष में हम लोग इन मसले को भी रखेंगे, इस मसले पे हम लोग संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे, क्योंकि आपने ठीक कहा कि जब नियोजित शिक्षकों के लिए प्रोविजंस बना था तो मेरे पिताजी की ही लड़ाई थी। स्वर्गीय पांडे जी ने ही डिपार्टमेंट को और सरकार को कहा था, जिस समय उनको शिक्षकों का अगर कार्यरत अवधि में अगर निधन हो जाता है तो उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नौकरी दिया जाता है या उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो ये प्रोविजंस भी मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने ही कराया है। तो मैं आपके इस सवाल का स्वागत भी करता हूं और अवश्य समिति के समक्ष भी इन सवालों को हम लोग रखेंगे कि जैसे जितने भी वित्त रहित शिक्षक कार्यरत कर रहे हैं, या आप जो इस नियमावली को बनाइए या वेतनमान का निर्धारण कीजिए या शैक्षणिक संस्थानों को सरकारीकरण में आप जब कन्वर्ट कीजिए, तो अवश्य इन पहलुओं को ध्यान दीजिए। और वैसे शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं, अगर किसी परिदृश्य में उनका निधन भी हो जाता है तो वैसे शिक्षकों को भी कम से कम अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।